वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। मैं हूं आतिफ खान। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप मैसेज करें, कॉल करें। 0334 19 66 966 ये नंबर है। और इसके अलावा जनाब आप लोग हमें इस वक्त हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान लिख के सर्च कीजिए और बन जाइए हमारे ऑफिशियल पेज का हिस्सा। जनाब आज हम बात कर रहे हैं कि कोरोना के हवाले से, कोरोना की जो तीसरी जो एक वेव है, थर्ड वेव के हवाले से हम बात करें, जो बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि डेंजरस है, जिसके जो बहुत तेज़ी से फैल रही है, बहुत सारे लोगों को अपनी लपेट में ले चुका है और मरीज़ों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। 6 बड़े अजला जिनमें हुकूमत की तरफ से स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जो है वो ना सिर्फ इंदिया दिया गया बल्कि आज से उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो होने जा रहा है। 6 बजे के बाद तमाम मार्केट जो है वो बंद रहेंगी। आज से तालीमी इदारे जो है वो बंद हो चुके हैं और 28 मार्च तक जो है वो ये लॉकडाउन जो है रहेगा, स्मार्ट लॉकडाउन के। आपको इजाज़त तो होगी कारोबार की, लेकिन आप हिफाजती तदाबीर जो है उनको अपनाएंगे और ताकि आप अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी महफूज रख सकें। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अहमद फ़ारूक साहब। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मदीना टीचिंग यूनिवर्सिटी में, और आपसे हमारी ये कोरोना के हवाले से जितने भी ये थर्ड वेव, आज थर्ड वेव है तो थर्ड वेव के हवाले से हम बात कर रहे हैं। गुज़श्ता जो 2 वेव्स गुजर चुकी हैं उसके ऊपर भी हमने डॉक्टर अहमद फ़ारूक साहब की खिदमात जो ली थी और हमने बहुत तफसीलन कोशिश की थी कि उस वक्त भी लोगों को बताया जा सके कि कोरोना जो ये कितनी ख़तरनाक बीमारी है। सर मुझे ये बताइएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से ये जो एक बहुत बड़ा इक़दाम रहा, वैक्सीनेशन जो है उसको मुल्क में लाना और लोगों तक जो पहुंचाना, अभी जो फ्रंट लाइन जितने भी हेल्थ वर्कर हैं उनको लगना शुरू हो गई। और इसके अलावा जनाब ये कहा जाता है कि 60 साल के उम्र से ज़्यादा जितने भी बुज़ुर्ग हैं उनको, मर्द व ख़वातीन को जो है वो कोरोना वैक्सीन जो है वो लगना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले इस इक़दाम को आप क्या देखते हैं और कैसा रहा? आप उम्मीद करता हूँ कि आप भी जो है वैक्सीन जो है वो लगवा चुके होंगे। जी आतिफ खान, आपने ये वैक्सीन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है। अक्सर लोग वैक्सीन के बारे में बहुत सारे शकूक व शुबहात का शिकार हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जो हमारी साइंस है अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। हमारे साइंसदानों ने दिन रात मेहनत करके हमारे लिए वैक्सीन तैयार की है जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी प्रिवेंशन है। तो जब हमारे पास अवेलेबल हो गई है तो अब मेरे ख्याल में हमें शकूक शुबहात का शिकार नहीं होना चाहिए। एक चीज़ अवेलेबल है उसे यूज़ करना चाहिए। इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है। मैं खुद वैक्सीन लगवा चुका हूँ, पिछले हफ्ते में मैंने फर्स्ट डोज ली है, तो उसके बाद मुझे तो कोई ऐसे सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले। बिल्कुल ये भी मेरा एक सवाल है कि कहा जाता है कि उसके फ़ौरन बाद जो आपकी तबीयत जो कुछ नासाज होना शुरू हो जाती है, कुछ तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, कुछ दिनों के लिए आपको टेम्परेचर रहता है, शायद ब्लड प्रेशर का जो इशू आना शुरू हो जाता है, ऐसा कुछ है? देखें, आप कोई भी इंजेक्शन लगाते हैं उससे कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं आपको, लेकिन ये कोई इतनी डेंजरस नहीं है या खुदा न खास्ता जानलेवा नहीं है। इससे हल्का फुल्का बुखार आपको महसूस हो सकता है, 1 या 2 दिन के लिए थकावट का एहसास हो सकता है, ठीक है, दैट्स ऑल। ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट आ सकता है। इसके अलावा कोई साइड इफ़ेक्ट फ़िलहाल पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है, अभी तक कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट इसका या लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ। तो ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। मैं अपनी फैमिली को लगवा रहा हूँ। कल इंशाल्लाह अपनी वालदा को लेके जाऊंगा, उनकी मैंने अपॉइंटमेंट ली है, उन्हें भी वैक्सीन दिलवाऊंगा। शी इज़ अबाउट 60 ईयर्स। तो जितने भी लोग हैं जिन्हें वैक्सीनेशन की फ़िलहाल अपॉइंटमेंट मिल रही है उन सबको वैक्सीनेशन ज़रूर लगवानी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, ये जैसा कि इक़दाम है कि 60 साल की उम्र से ज़ायद के जितने भी मर्द व ख़वातीन हैं, पहले जो है क्योंकि वैक्सीनेशन जो है वो उसका आगाज़ तो हुआ मगर उसकी शायद तादाद जो है वो कम है, इतनी मौजूद ना हो कि अभी एक ही साथ तमाम पूरे मुल्क में जो है वो लगाई जा सके। तो 60 साल के ऊपर जो मर्द व ख़वातीन हैं, क्या उनमें ज़्यादा ख़तरात जो है वो लाहक होते हैं उनको कोरोना के या ऐसी बीमारियों के? जी ज़ाहिर बात है, कोई भी जरासीम जब आप पे अटैक कर रहा होता है तो आप ये देखते हैं कि जो कमज़ोर अफराद होंगे उनके ऊपर बीमारी का हमला आसानी से होता है और शदीद अटैक आता है। ठीक है। तो जो लोग 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, जिन्हें दिल का मसला है, शुगर, ब्लड प्रेशर और बहुत सारी बीमारियां इस एज में आपको अपनी लपेट में लेना शुरू कर देती हैं, तो ऑब्वियसली ऐसे लोग
ज़ाहिर है उनमें बीमारी का चांस ज़्यादा है, तो उन्हें प्रोटेक्ट करना वो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गवर्नमेंट की। या दूसरे जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो दिन रात हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, जिनमें डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ है, उनकी प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि वो एक जरासीम वाले एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठीक किया, इसमें प्रायोरिटी वाइज उन्होंने पहले डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ को इंजेक्ट किया। उसके बाद जो घरों में लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और उन्हें बहुत सारी और प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, उनमें फिर निमोनिया का चांस और ये कोरोना के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। इसके बाद फिर थर्ड सेशन में जो दूसरे आम लोग होंगे उनके लिए भी वैक्सीन ओपनली अवेलेबल होगी, लेकिन ये स्टेप वाइज अप्रोच जो है ये बिल्कुल ठीक है। इसी तरतीब से हर जगह पे लोगों को वैक्सीनेट किया जाता है। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि लोग जो हैं वो जिस तरह हमारे मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि लोग वक्ती तौर पे अगर किसी भी चीज़ से ख़तरात हमें लाहक होते हैं, हम उसके लिए बहुत संजीदा होते हैं, बहुत संजीदा होकर सोच रहे होते हैं, लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद या यूज़ टू हो जाते हैं तो उसके बाद हम उसको इतना संजीदा नहीं ले रहे होते। मैं जहाँ तक यकीन से ये बात कहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें अभी भी कोरोना के सिम्टम्स का नहीं पता होगा, जो बिल्कुल नहीं जानते कि इसके सिम्टम्स क्या। मैं चाहूँगा आप वो भी थोड़ा सा वाजे कर दीजिए ताकि वो लोग जिनको कौन सी ऐसी अलामात के बाद उन्हें या फौरी जो है हॉस्पिटल जाना चाहिए। आप हॉस्पिटल जाने से भी लोग जो बहुत खौफज़दा होते हैं, ख़ास तौर पे आप जी मैं जाऊंगा, मेरे साथ पता नहीं कैसा सलूक जो रवा रखा जाएगा, कैसे बर्ताव होगा डॉक्टर्स का, मुझे आइसोलेट कर दिया जाएगा, मुझे देखा नहीं जाएगा, मुझे चेक नहीं किया जाएगा। ये तमाम तर सवाल जो हैं वो अक्सर दिमाग में चल रहे होते हैं। सबसे पहले सिम्टम्स बताइएगा और उसके बाद हॉस्पिटल्स में किस तरह से ट्रीट किया जाता है कि ये बात हकीकत है कि आइसोलेट कर दिया जाएगा, आपकी बिल्कुल देखभाल नहीं होगी? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, कोरोना की जो आम अलामत हैं उसमें बुखार है। कुछ लोगों को बाज़ वक्त बुखार नहीं होता लेकिन उन्हें कपकपाहट शुरू हो जाती है, सर्दी लगना शुरू हो जाती है, वो बुनियादी तौर पे बुखार ही होता है। 1 या 2 दिन उन्हें ये प्रॉब्लम रहती है, उसके बाद फिर उन्हें हल्की हल्की खांसी होना शुरू हो जाती है, आमतौर पर खुश्क खांसी होती है। फिर उसके बाद जब उनकी सांस फूलना शुरू हो जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब बीमारी जो है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। बहुत सारे लोग अगर उनमें सिर्फ बुखार, सर्दी और खांसी तक महदूद रहे तो इधर से बहुत सारे लोग बेहतर हो जाते हैं, मेजॉरिटी जो है इस स्टेज से वापस आ जाती है। लेकिन अगर उनकी सांस खराब होना शुरू हो जाए तो फिर उन्हें अलर्ट हो जाना चाहिए। अब उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में जा रही है, चाहे वो नौजवान आदमी है या बूढ़ा आदमी है, उसे फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। ठीक है, तो आप घर में भी ट्रीटमेंट ले सकती हैं लेकिन डॉक्टर के मशवरे से लें, अपने से खुद ट्रीटमेंट बिल्कुल ना करें। और फिर ख़ास तौर पे जब ये प्रॉब्लम होती है तो आप घर में पल्स ऑक्सीमीटर रख सकते हैं, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करने वाला आला है, आम मेडिकल स्टोर से मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 93% से कम होना शुरू हो जाती है तो घर में ऑक्सीजन सिलेंडर रख लें, ठीक है, ऑक्सीजन आप लेना शुरू कर दें। अगर सिर्फ ये 2 काम करते हैं, और तीसरे नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपकी सांस खराब होती है तो आप कोई भी ऐसा काम करना बंद कर दें जिससे आपकी सांस खराब हो रही है। अगर सीढ़ियाँ चढ़ने से आपकी सांस खराब हो रही है, सीढ़ियाँ मत चढ़ें। वॉशरूम आने जाने में अगर आपकी सांस खराब हो रही है तो मैं कहता हूँ वॉशरूम आना जाना भी बंद कर दें। जिंदगी से प्यारी चीज कुछ नहीं है। आप बेड पे खुद को रेस्ट्रिक्ट कर लें, बेड पेन्स वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप खुद को कंफर्टेबल रखते हैं, कंप्लीट बेड रेस्ट लेते हैं और ऑक्सीजन का ख्याल रखते हैं, तो सिर्फ ये 2 चीजें करने से आप इस बीमारी का बहुत ही अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है, मेडिसिन की अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जितनी भी मेडिसिन या महंगे से महंगा इंजेक्शन भी हम दे रहे हैं, उनमें से अक्सर जो है वो कोरोना वायरस का कुछ भी नहीं बिगाड़ते। उनमें से अक्सर इंजेक्शंस चाहे वो लाखों की कीमत के हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका कंप्लीट बेड रेस्ट है और ऑक्सीजन थेरापी है। ठीक है, और ये आप किसी भी डॉक्टर से जिसे आप पहले से मशवरा ले रहे हैं, टेलीफोनिक मेडिसिन या जिसे हम टेली मेडिसिन कहते हैं, उसके थ्रू, वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू घर में बैठ के भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन कम अज कम आप केयरफुल रहें, आप मुहतात रहें, अपने डॉक्टर से इन टच रहें। ये टेली मेडिसिन जो है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, हमारे यहाँ क्या इसका रुझान पाया जाता है, या जब इसका आगाज़ किया गया तो लोगों ने इसको संजीदा लिया, या लोग इस पर यकीन रखते हैं? देखें, टेली मेडिसिन जो है ये ऐसा ऐसा बढ़ रही है। मैं टेली मेडिसिन की मेरे ख्याल में हम में से हर कोई प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन शायद उसे पता नहीं है कि वो टेली मेडिसिन कर रहा है। अब मिसाल के तौर पे एक गांव में बैठा शख्स भी है, जब उसके घर में कोई परेशानी बनती है तो वो
किसी भी डॉक्टर से जिसका उससे पहले से राब्ता चल रहा होता है या जिसे फैमिली डॉक्टर बोलते हैं, उससे फ़ोन पे एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करता है कि मैं डॉक्टर साहब से बात कर लूँ, मशवरा ले लूँ कि मेरे बेटे के पेट में दर्द है, मैं कौन सी दवाई दूँ, कौन सा टीका। तो बेसिकली यही टेली मेडिसिन है। अगर आप इसी को ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से आप इसे चलाएंगे उतना पेशेंट का भी फ़ायदा होगा और एज अ होल कम्युनिटी में पब्लिक को इस चीज़ का फ़ायदा होगा। फॉर एग्जांपल अभी आप अगर वीडियो कंसल्टेशन करते हैं, अभी भी मेरे से पेशेंट कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, यूके में है, दुबई में है, वो टेलीमेडिसिन के थ्रू मेरे से मशवरा कर रहा है, वीडियो कंसल्टेशन हो रही है, वो अपनी सारी रिपोर्ट जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू मुझे भिजवा देता है। मैं उनकी रिपोर्ट्स को एक नज़र देख लेता हूँ, फिर वो मुझे समटाइम वॉइस मैसेज भेज देता है कि डॉक्टर साहब ये मेरी रिपोर्ट्स देखें, मुझे ये अलामत आ रही हैं। फिर ज़रूरत पड़े तो वीडियो कंसल्टेशन हो जाती है। पेशेंट की बहुत सारी चीज़ें वीडियो में हम देख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हम उनके अलामत देख रहे हैं, चेहरे की रंगत देख रहे हैं, वीडियो में हम देख रहे हैं कि पेशेंट की सांस तो नहीं फूली हुई, पेशेंट जो है वो अपने जिस्म के अज़ा जैसे हाथ, नाखून वगैरह, गर्दन, ज़ुबान, सारी चीज़ें हमें वीडियो पे दिखा सकता है, हम देख सकते हैं बहुत सारी अलामत जो हम क्लिनिक में चेक कर रहे होते हैं। तो 70% तक चीज़ें जो है वो वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू डॉक्टर जो है पेशेंट की अलामत भी देख रहा होता है। ठीक है। तो एक पेशेंट ख़ास तौर पे जो दूर दराज गाँव में बैठा हुआ है, उसे शहर में डॉक्टर के पास जाने के लिए 2 से ढाई घंटे चाहिए जी। वो उसी वक्त बैठे बैठे डॉक्टर से मशवरा कर सकता है। मेरे ख्याल में जो देहात के लोग हैं, विलेजर्स हैं, उनके लिए तो टेलीमेडिसिन एक बहुत ही बड़ी नेमत है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इमरजेंसी की सूरत में सबसे पहले तो उनको जो प्रॉब्लम आती है उनको कन्वेंस नहीं मिल रही होती है। देहातों में ये बड़े मसाइल होते हैं, पहले जाओ जी फलां को कहो, उससे रिक्वेस्ट करो, और ये सारे उस मामलात में, और फिर आपके पेशेंट को जो वो फौरी इलाज की ज़रूरत होती है, मेडिसिन की ज़रूरत होती है, तो उसमें भी काफ़ी हद तक वो देर हो जाती है और ये तमाम तर मामला जो बीमारी बिगड़ जाती है उसकी हालत। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे कि आप घर में भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से रजू करने के बाद जी। हमारे यहाँ ये रुझान बहुत आम होता जा रहा है सेल्फ मेडिकेशन का। हमारे अगर मुख्तलिफ, आप अगर जिस तरह हमने देहात ही की बात की, या ओवरऑल कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ आप जाते हैं, आप किराना स्टोर पे जाके कहते हैं, बिल्कुल छोटी सी दुकान होगी, उससे भी जाके मखसूस कुछ ऐसी अद्वियात हैं जिनके नाम लिए जा रहे होते हैं, मुझे वो फलां वाली टैबलेट जो वो दे दो, फलां टैबलेट वो दे दो। वजह पूछी जाए या कुछ कहा जाए, जी मेरे वो सर में पेन है तो मुझे फलां जो पहले भी मैं खाता रहा हूँ, मुझे ठीक, इससे मैं ठीक होता रहा हूँ। ये इस तरह, पहली बात तो ये कि इस तरह अद्वियात होनी नहीं चाहिए। एक किराना स्टोर है, उसके पास किराना ही की आइटम्स होनी चाहिए, उसका अद्वियात से क्या लेना देना, लेकिन मौजूद हैं अगर हम देखें तो। आप क्या कहेंगे कि आपके सर में दर्द है तो वो जो मखसूस कुछ अद्वियात हैं, अब हम उनके नाम क्या लें, वो हर बच्चे को मेरा ख्याल है कि पता है उन मेडिसिन का, उन टैबलेट्स का, वो लेते रहना, ये आप इसको क्या समझते हैं? कुछ ये नामुनासिब सा नहीं है कि आपको टेम्परेचर है, आपको पता है फलां टैबलेट का, आपको नाम पता है, आपने वो ले ली, और आप डॉक्टर की तरफ जाना, आप उस रुजू करना उसको ज़रूरी नहीं समझते? तो क्या ये चीज़ें बाद में कोई बड़ी बीमारी की वजह बन सकती हैं, बड़े मसाइल का सामना करना पड़ सकता? जी, ये जो सेल्फ मेडिकेशन है, देखिए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें तो टोटली बैंड है। ठीक है। ओवर द काउंटर सेल जो है वो किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी मेडिसिन की डेवलप्ड कंट्रीज़ में परमिसिबल नहीं है। अच्छा। इधर पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये रिवाज बहुत आम होता जा रहा है। घर में अगर एक पेशेंट कोई मेडिसिन ले रहा है तो वो दूसरे को भी कह देता कि यार ये मैंने मेडिसिन ली है, मुझे इससे बहुत अफाका हुआ है, आप भी यही मेडिसिन ले लो। जी जी बिल्कुल। अब इसमें जो बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो जिस सिम्टम की वजह से या जिस बीमारी की वजह से मेडिसिन ले रहा है, हो सकता है कि उसके साथ वाला उसकी बीमारी मुख्तलिफ हो, अलामत वही आ रही हों, तो इसमें मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर लेने का बहुत नुकसान हो सकता है। और अगर कुछ भी नहीं तो अक्सर मेडिसिन जो होती हैं ये आपके मैदे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही होती हैं, जिससे आपका मैदा डिस्टर्ब होता है, अल्सर वगैरह बन जाते हैं। फिर कोई शख्स हमारे पास आता है खून की उल्टी के साथ, किसी को पखाने में खून आ रहा होता है, तो ये तो आम प्रॉब्लम्स हैं जो बिला वजह दवाइयाँ लेने से, ख़ास तौर पे जो जिस्म में दर्द कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ होती हैं, इनमें से अक्सर जो है आपका मैदा ज़ख्मी करती हैं। ठीक है। और इसके अलावा लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स भी हो सकते हैं। अगर ख़ास तौर पे एक ऐसा पेशेंट है जो खून पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहा है या दिल की और दवाइयाँ ले रही हैं, तो बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो
मखसूस मिकदार से ज़्यादा मिकदार में ले ली जाएं तो वो बिल्कुल एक जहर के तौर पे एक्ट करती हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल में जब सेहत की फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं और ख़ास तौर पे जब टेली मेडिसिन का मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, अगर आप किसी मुस्लिम डॉक्टर से फ़ोन पे ही मशवरा कर लें या उसे उसकी व्हाट्सएप पिक्चर भेज दें कि डॉक्टर साहब ये मेडिसिन जो है मेरी वालदा यूज़ कर रही है, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या मैं ये यूज़ कर सकता हूँ? तो अगर डॉक्टर आपको इजाज़त दे रहा है फिर काफ़ी हद तक सेफ्टी आ जाती है इसमें। लेकिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर खुद से मेडिसिन इस्तेमाल करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक सवाल आया डॉक्टर साहब कि क्या इस हालत में या अपना सर दर्द या बुखार की हालत में शायद पूछा गया कि पैनाडोल, जैसे हम अद्वियात का नाम नहीं लेना चाह रहे थे, तो पैनाडोल जो है वो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है? देखें, कुछ मेडिसिन रिलेटिवली सेफ हैं। पैनाडोल आप इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन अक्सर गलती क्या होती है कि उसकी ओवरडोजेज हो सकती है। ठीक है। कुछ लोग बार बार इस्तेमाल करते जा रहे हैं, बार बार इस्तेमाल करते जा रहे हैं, तो ज़्यादा मिकदार लेने से फिर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। अगर सर में दर्द है या कोई ऐसा, अब वक्ती तौर पे एक गोली या 2 गोलियां ले लें, लेकिन इस चीज़ को एक रेगुलर हैबिट ना बनाएं कि जब भी प्रॉब्लम हो आपने 2 गोलियां ले ली, फिर प्रॉब्लम हुई फिर 2 गोलियां ले ली। और जो ही आपका नेक्स्ट डॉक्टर से कंसल्टेशन होती है तो डॉक्टर साहब को ज़रूर बताएं कि डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे बताएं मैं कौन सी मेडिसिन लिया करूं। अगर ये मैं मेडिसिन ले लूं तो दिन में कितनी दफ़ा ले सकता हूं या किस सूरत में ले सकता हूं। डॉक्टर के साथ इन टच रहें, उनकी कंसल्टेशन ज़रूर लें। मैं बल्कि अपने एक रिलेटिव यहाँ पे कोट करूँ, उसी की बात मैं बताना चाहूँगा कि उसने मुझे ये कहा कि मेरे फ़लाँ जो डॉक्टर हैं जिनके पास मैं जाता हूँ, उसने मुझे कहा है कि पैनाडोल अगर कोई मसला हो या ना हो फिर भी आप रूटीन में एक आध बेशक खा लिया करो। नहीं, देखें, हर पेशेंट की डिजीज़ की सिम्टोमेटोलॉजी डिफरेंट होती है, डिजीज़ की नोयत मुख्तलिफ होती है। डॉक्टर साहब ने हो सकता है उनकी उस स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में उन्हें ये एडवाइस दी हो। डॉक्टर की किसी एक एडवाइस को आप जनरलाइज नहीं कर सकते सभी पेशेंट्स के लिए। अब आप अगर क्लिनिक में बैठे हैं तो आपके पास 50 मुख्तलिफ किस्म के पेशेंट आ रहे हैं। ठीक है। अगर सिर्फ मैदे की बीमारियों की बात करें तो 50 मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं जो मैदे को मुतासर करती हैं। हर एक की अलग-अलग प्रॉब्लम है। किसी एक में एक मेडिसिन हम दे रहे होते हैं वो उसे फ़ायदा देती है, और वही मैदे का मरीज किसी दूसरी अलामत के साथ आता है तो वही दवाई उसे नुकसान पहुंचा रही होती है। बिल्कुल सही। तो आप किसी एक बात को आप लेके ये नहीं कह सकते। इस तरह तो चीज़ें बहुत सिंपल हो जाए। फिर डॉक्टर्स का, और अभी तो स्पेशलाइजेशन का दौर है, एक डॉक्टर जो है वो आपके जिस्म के किसी सिर्फ एक ऑर्गन का स्पेशलिस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि वो उसकी बीमारियां और उसकी बारीकियां इतनी ज़्यादा होती हैं कि डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट होगा लोग उसी के पास जाना पसंद करते हैं। बिल्कुल। चीज़ें इतनी सिंप्लीफाइड नहीं है कि आप घर बैठे खुद ही से दवाइयाँ लेना शुरू कर दें और उससे आपको खामखा किसी परेशानी का सामना करना पड़े। बिल्कुल सही है। हमारे साथ हैं जी हुमा अली, और वो कहती हैं कि मैं भी वैक्सीन लगवाना चाह रही हूँ, क्या ये फ्री में मिलेगी और कहाँ से मिलेगी? देखें, अभी फ़िलहाल जिन अफराद की उम्र 60 साल से ज़्यादा है उन्हें वैक्सीन फ्री में मिल रही है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। फैसलाबाद में मुख्तलिफ सेंटर्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं जिनमें जनरल हॉस्पिटल समनाबाद है, अलाइड हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, फिर दूसरे हॉस्पिटल आप इनकी वेबसाइट पे कंफर्मेशन कर सकते हैं। और इसका तरीकाकार ये है कि आप 1166 पे अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर मैसेज करें, फिर आपको रिप्लाई आएगा और एक गवर्नमेंट की तरफ से कोड इशू होगा। ठीक है। वो कोड और साथ में उस मैसेज में आपका जो करीबी सेंटर है उसका नाम लिखा जाएगा। ठीक है। सेंटर्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, गवर्नमेंट नए से नए सेंटर्स बना रही है, तो मैसेज में आपको अपडेट किया जाएगा कि आपका करीबी सेंटर कौन सा है जहां ये फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है। उधर आप जाएं, अपना कोड नंबर दिखाएं। सुबह 8 से 2 बजे तक आमतौर पर ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है, लेकिन फ़िलहाल ये फैसिलिटी 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए है। ठीक हो गया। इसके अलावा जनाब डॉक्टर साहब, मुख्तलिफ बीमारियाँ जिस तरह डेंगू जो है ये, इसके बारे में भी लोग जो हैं उस तरह से, जिस तरह आगाज़ हुआ जब इसके बहुत ज़्यादा पेशेंट सामने आए तो लोगों ने इसको संजीदा लिया, लेकिन डेंगू जो है ये वाकई में अभी भी उसी तरह से ख़तरनाक मर्ज़ है। लोग अपने घरों में जिस तरह कुछ गमले रखे हैं वहाँ खड़ा पानी है, या तालाब नुमा कुछ आपके घरों में या इर्द गिर्द कुछ ऐसी नालियाँ होती हैं जब पानी जहाँ खड़ा रहता है, जिससे इसकी अफजाइश होती है। डेंगू जो है ये पलता बढ़ता और हमें बहुत सारी बीमारियों का जो वो सामना करना पड़ता है। ये मेरा ख्याल है कि कुछ हमारी अपनी ही गलतियां हैं। ये आलूदगी जो है बढ़ती जा रही है, पोल्यूशन बढ़ने की वजह, सबसे बड़ी वजह हम खुद हैं।
तो डेंगू के हवाले से मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर बात कीजिए और ज़रूर बताइएगा कि ये कितनी जानलेवा मर्ज है वो साबित हो सकती है, क्या अभी भी उसी तरह से ख़तरात हैं इसके? देखिए, डेंगू के खतरात तो हैं, ज़ाहिर बात है। ये कुछ बीमारियां हैं जो आलूदगी की वजह से फैलती हैं, कूड़ा करकट और बेजा गंदगी की वजह से फैलती हैं। तो जब तक ये प्रॉब्लम हमारे मुआशरे में रहेंगे, इन बीमारियों के सर उठाने के चांसेस मौजूद रहेंगे। ठीक है। तो डेंगू जिस तरह से पहले एक ख़तरनाक बीमारी थी, अभी भी वैसे ही ख़तरनाक बीमारी है। हमें सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए। बदकिस्मती से जब तक हमें रिमाइंड करवाया जाता है, हमें बार बार थ्रू मेन स्ट्रीम मीडिया रिमाइंडर्स मिलते रहते हैं, हम कुछ ना कुछ एहतियात करते रहते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन जब हमें रिमाइंडर्स मिलना ख़त्म हो जाते हैं तो फिर हम भी थोड़ा लापरवाह होना शुरू हो जाते हैं। तो अभी ये जो मौसम आ रहा है, मच्छरों का मौसम है, मार्च अप्रैल मई तक, ख़ास तौर पे देहाती इलाकों में और जो जहाँ ग्रीनरी ज़्यादा है वहाँ डेंगू और मलेरिया भी कोई कम ख़तरनाक बीमारी नहीं है। ठीक है। इन सारी चीज़ों से हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। सफाई सुथराई रखें, किसी भी जगह पे पानी जो है वो इकट्ठा ना होने दें। ठीक है। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होती हैं। ठीक हो गया। उन तमाम लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब जिस तरह हुकूमत जो है स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी सराहा था पाकिस्तान के इस इक़दाम को और कोरोना पे जिस तरह से काबू पाया गया। अभी गवर्नमेंट ने ये फिर से स्टेप लिया और स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कुछ कारोबारी शख्सियात कह लीजिए या ओवरऑल तालीमी इदारों से रिलेटेड जितने प्राइवेट इदारे जो हैं वो ख़ासतौर पे उनके लिए भी मुश्किलात का सामना तो होता ही है, नो डाउट आपको, लेकिन ये मुश्किल फ़ैसले आपको करना पड़ते हैं और आपने यही मुश्किल फ़ैसले करने के बाद कोरोना पे काबू पाया था। मैं जाते जाते चाहूँगा कि आप उन तमाम लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो कोरोना को बिल्कुल संजीदा नहीं ले रहे और उनको सिर्फ ये है कि वो अपने जो उनकी कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो उसी तरह से चलती रहें और कोरोना जो है इसके लिए हम चंद हिफाजती तदाबीर जो हैं उनको अपनाए रखें तो हम इससे महफूज रहेंगे। ये लॉकडाउन से हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप इस बारे में क्या कहेंगे जानते जाते उन तमाम लोगों के लिए एक मैसेज? देखिए जी, मेरी तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हुकूमत के मौजूदा इक़दामात काबिल सताइश है। हमारी गवर्नमेंट ने दूसरे मुल्कों की गवर्नमेंट के मुकाबले में बहुत ही अच्छे तरीके से इस बीमारी को कंट्रोल किया है जी। अगर आप दूसरे कुछ डेवलप कंट्रीज देखें तो वहाँ इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था कि लोगों के कारोबार बिल्कुल ठप हो गए और उन्हें बहुत ज़्यादा मुआशी मसाइल का सामना करना पड़ा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है ये अवाम दोस्त गवर्नमेंट है। इन्होंने कारोबारी शख्सियात और इनके मुशावरत से और इसके अलावा हमारी पब्लिक और दूसरी कम्युनिटी का इतना ज़्यादा ख्याल रखा है, इतनी बैलेंस्ड अप्रोच दी है जिससे हमारे कारोबार भी चलते रहेंगे, कारोबार ठप नहीं होंगे। लेकिन साथ साथ हिफाजती इक़दामात करने से बीमारी को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो बीमारी को कंट्रोल करेंगे तो इसके हमारे बिजनेस के ऊपर बहुत अच्छे असरात भी आएंगे। बिल्कुल सही। तो अगर ओवरऑल इस सारे सिनेरियो को देखा जाए तो ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है ये पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है, रोल मॉडल है जी। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने ये मॉडल रखा है। तो स्मार्ट लॉकडाउन जो है ये ना तो हमारे बिजनेस को डिस्टर्ब करता है ना हमारी रूटीन लाइफ को डिस्टर्ब करता है, लेकिन इसके साथ साथ ये इस पैंडेमिक को भी बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अहमद फ़ारूक साहब और हमने कोशिश की कि कोरोना के हवाले से बात की जाए। कोरोना जो है फिर से सर उठा रहा है, तीसरी इसकी जो लहर एक दफ़ा फिर लोगों को लपेट में ले रही है। इसमें मरीज़ों की तादाद जो उसमें इजाफा होना शुरू हो गया। हमारी कोशिश ये थी कि हम आप लोगों तक ये तमाम तर अहम मालूमात पहुँचाएँ जिसको अपनाते हुए आप कोशिश करें कि अपने साथ साथ उन तमाम लोगों की भी हिफाजत कर सकें जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोताहियों की वजह से ऐसे मसाइल का सामना कर बैठते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं इनके ऊपर आप लोगों को चाहिए कि आप अमल दरामद करें। अगर आपको नज़र आता है आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं तो सख्ती से आप उन्हें भी कहिए, उस पर अमल करने की आप ज़रूर उन्हें ताकीद कीजिए ताकि हमने जिस तरह पहले कोरोना पे काबू पाया इस बार फिर से हम ये जो इसकी थर्ड वेव है इसको भी शिकस्त देने में कामयाब रहें। आतिफ खान को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी कल 2 बजे। तब तक के लिए बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।